Morning students, today I will teach you your 8th chapter डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो स्टोरी है वो किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक सामाजिक सुधारक थे। मतलब वो हमेशा समाज को सुधारने में लगे हुए रहते थे। जो नीची जाति के लोग वगैरह होते थे वो हमेशा उनका उत्थान करते हुए रहते थे। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की थी। मतलब कि उन्होंने क्या किया था, समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी वो उनको खत्म करने में लगे हुए थे और उन्होंने इस चीज में काफी सफलता भी प्राप्त की थी। इसके अंतर्गत छुआछूत जैसी सामाजिक समस्या विषमता को समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मतलब समाज में छुआछूत जैसी जो असमानताएं लोगों के मन में फैली हुई थी, इन्होंने क्या किया था, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन दर्शन की एक झांकी प्रस्तुत है। मतलब प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उसको वर्णित किया गया है। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख कानून के जानकार, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन प्रारंभ किया था। मतलब कि वो बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे, राष्ट्रीय नेता थे और बहुत ही अच्छे कानून के जानकार थे, विधिवेता थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन था वो क्या किया था, आरंभ किया था। वे उस वर्ग में पैदा हुए थे जिसे अंधविश्वास के कारण हिंदू समाज में निम्न कोटि, इट मीन्स नीची जाति का समझा जाता था। मतलब कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे कुल में हुआ था जिसको लोग क्या समझते थे, एकदम नीची जाति का लोग समझते थे। ठीक है, और लोग तो क्या करते थे, उस नीची जाति को अपने घर का पानी तक पीने नहीं देते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके कारण पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ा। मतलब नीची जाति के परिवार में उनका जन्म होने के कारण उन्हें कौन से तकलीफों का सामना करना पड़ा? मतलब उन्हें हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता था। इस सामाजिक भेदभाव, असमानता और अपमान से वे कभी भी नहीं झुके। उन्होंने इस जातिगत भेदभाव का दृढ़ता से सामना किया और निरंतर प्रयत्न करते रहे और लगन व कार्य क्षमता से अपने जीवन में यह दिखा दिया कि मनुष्य किस प्रकार सामाजिक भेदभाव तथा रूढ़ियों का सामना करके ऊंचा उठ सकता है। मतलब उनके साथ हर जगह अपमान होता था। ठीक है, हर जगह लोग उनका तिरस्कार ही करते थे। तो ये सब देख के भी मतलब कि वो अपनी पूरी लगन के साथ में और डेली मतलब प्रयत्न करते रहते थे कि ताकि वो समाज में ऊंचा उठ सके। तो मतलब उनके निरंतर प्रयास के कारण, उनकी कार्य क्षमता के कारण उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यानी कि वह समाज में ऊंचा उठने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए थे। देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने में लगाया जो निम्न समझा जाता था और सब ओर से उपेक्षित था। यानी कि उन्होंने देश विदेश में अपनी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके और उन्होंने मतलब अपना पूरा योगदान किस चीज़ में लगा दिया? अपना पूरा योगदान उस समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया जिस समाज को लोग क्या समझते थे, नीची जाति का समझते थे और उन लोगों को हर जगह तिरस्कार मिलता था। तो उन लोगों को ऊंचा उठाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन है, पूरा योगदान है वो लगा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सबसे बड़ा योगदान था स्वतंत्र भारत का संविधान। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष भी रहे थे और जिसने पूरे संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। उनके जैसा अनुभवी, कानूनी प्रतिभा से संपन्न, योग्य और उदार दृष्टिकोण का व्यक्ति इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता था। इस महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के कारण ही उन्होंने भारत का आधुनिक मनु कहकर सम्मानित किया जाता था। मतलब कि उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का प्रारूप किया था और यह जो काम है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो ये काम वही व्यक्ति कर सकता था जो कानून का अच्छा जानकार होता था और कानूनी प्रतिभा से संपन्न था और एकदम इस चीज के लिए वो योग्य था। तो इसी वजह से उनको क्या कहकर पुकारा जाने लगा? भारत का आधुनिक मनु कहकर पुकारा जाने लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में, जो अब मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में स्थित है, एक महान परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। एक मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था भीम सकपाल। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? भीम
सकपाल था और इनके जो पिताजी है वो रामजी मालोजी सैनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी, जो कौन थे, एक प्रधानाध्यापक थे और उन्हें मराठी, गणित और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। वे घर और उनके घर का वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था, पूजा पाठ में वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करते थे और परिवार में कबीरपंथी उदार विचारों का पूरा प्रभाव था और समाज में उस समय ऊंच नीच और छुआछूत की संकीर्णता फैली हुई थी। मतलब कि उस समय क्या सिचुएशन थी, मतलब समाज में छुआछूत की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से फैली हुई थी। उसे देखते ही पिता यह अनुभव करते थे कि यदि भीम को जीवन में आगे बढ़ना है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर ही यह संभव हो सकता है। मतलब कि समाज में छुआछूत, असमानता इतनी फैली हुई थी कि लोग समाज में ऊंचा उठ नहीं सकते थे। तो इनके पिताजी है वो क्या सोचते थे कि अगर मेरे बेटे भीम को आगे बढ़ना है तो वो क्या करके आगे बढ़ सकता है, तो मतलब वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वो नहीं बढ़ सकता। बालक भीम सकपाल को विद्यार्थी जीवन में छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे, क्योंकि हर जगह उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। स्कूल मतलब विद्यालय समय में भी क्या होता था, लोग उससे दूर ही बैठा करते थे क्योंकि वो एक नीची जाति का था। गर्मियों के दिन थे। 6 वर्ष का भीम अपने बड़े भाई के साथ पिता से मिलने जा रहा था। दोनों भाई स्टेशन पर उतरे और पिताजी किसी कारणवश उन्हें लेने नहीं आ सके और गांव भी बहुत दूर था। देहात की उबड़ खाबड़ की पैदल यात्रा थी। स्टेशन मास्टर ने क्या किया, उन दोनों बच्चों पर, दोनों बच्चे कौन थे, एक तो भीम था और एक भीम का भाई था, तो स्टेशन मास्टर ने क्या किया, उन दोनों पर दया दिखाई और उन दोनों के लिए एक बैलगाड़ी मंगवा दी। दोनों बच्चे गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे और रास्ते में उन्हें किसी ने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति के बच्चे थे और लोग नीची जाति के बच्चों को क्या करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। भीम जल्दी सो जाता था और रात के 2 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया रहता था, वह जाकर कोठरी के कोने में चुपचाप अध्ययन किया करता था। मतलब कि वह क्या करता था भीम, जब वो बहुत जल्दी सो जाया करता था और जब रात के 2 बज चुके होते थे उस समय क्या होता था, परिवार के सारे लोग सोए रहते थे, तो वो उस टाइम पे उठकर क्या करता था, कोठरी में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता था। वह एक मेधावी छात्र था, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। पिता भी पुत्र को उतने ही उत्साह से पढ़ाते रहे, मतलब पिता भी बड़े उत्साह के साथ अपने बेटे को पढ़ाते रहे क्योंकि उनके बेटे का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन था। उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने घर का सामान तक बेच डाला था। मतलब कि वो इतने पैसे वाले नहीं थे कि अपने बच्चे की फीस भर सके, तो उनके पिताजी ने क्या किया, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी फीस जमा करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी फीस जमा करवाने के लिए घर का सामान तक बेच डाला। इन दिनों विद्यालय अध्यापक में भीम का उपनाम सकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की और आगे के अध्ययन के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। इन्हीं दिनों क्या हुआ, बड़ी रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई थी और अंबेडकर को भी इसका लाभ उठाने का अवसर मिल गया था। पर उनके आगे ये शर्त रखी गई थी कि लौटने के बाद 10 वर्षों तक उसी रियासत की उन्हें क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। तो अंबेडकर 1915 से लेके सन 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे और उन्होंने वहां पर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया और उन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त हो गई थी। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार डॉक्टर भीमराव को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की क्या करनी पड़ी, सेवा करनी पड़ी थी। मतलब 10 वर्षों तक वो उन्हीं के कामों में लगे रहे थे। महाराज ने उन्हें सैनिक सचिव, भवन सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराजा के सैनिक सचिव के पद पर थे, फिर भी उन्होंने अपने ही कार्यालय में बड़े व्यवहारों का सामना करना पड़ा। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महाराजा के सैनिक सचिव के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था, फिर भी उन्हें अपने कार्यालय में बड़े कटु व्यवहारों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो एक नीची जाति के थे।
हार कर उन्हें वह पद छोड़ना पड़ा। मतलब कि उस समय क्या हो गया था, लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करने लग गए थे, लोग आए दिन उन्हें कटु शब्द कहते थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने वह पद वहाँ से छोड़ दिया और फिर मुंबई आकर विद्यालय में अध्यापन करवाना पड़ा। मतलब कि फिर वो वहाँ से बड़ौदा को छोड़कर वो कहाँ आ गए थे, मुंबई आ गए और फिर वो विद्यालय में एक अध्यापक की नौकरी पर लग गए थे। पर छुआछूत के अभिशाप ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक अध्यापक के पद पर जाने के बाद में भी लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, तो फिर उन्होंने क्या किया, वह पद भी उन्होंने छोड़ दिया था। बचपन से ही लगातार जिन विषम परिस्थितियों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामना करना पड़ा, उनसे उनका हृदय उद्विग्न हो उठा। आजीविका के लिए वकालत का पैसा अपनाकर वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए थे। मतलब कि बचपन से ही उन्हें कटु शब्दों का और ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनका जो हृदय था वो एकदम ही व्याकुल हो चुका था। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें आजीविका के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, वकालत का पेशा अपना लिया। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, जो दलित वर्ग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उनको संगठित करने का काम शुरू कर दिया। अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति पैदा करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया था। मतलब कि उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन इन्हीं दलित वर्गों को समाज में ऊंचा उठाने, उनमें जागृति पैदा करने में लगा दिया था। इसी बीच गांधी जी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिंदू समाज के इस कलंक को मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर इन प्रयत्नों को पर्याप्त नहीं मानते थे, वे किसी की भी अनुकंपा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि हमें हमारा अधिकार मिलना ही चाहिए। मतलब कि गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी क्या किया था, इस कलंक, समाज से इस कलंक को मिटाने का प्रयत्न शुरू किया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन प्रयत्नों को काफ़ी नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे कि ये हमारा अधिकार है और हमें मिलना ही चाहिए। वे अछूतों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने और मंदिर में प्रवेश करने के लिए संगठित करने लगे। उस समय क्या होता था, जो अछूत होते थे, जो नीची जाति के लोग होते थे, उन्हें जो गांव में सार्वजनिक कुआं होता है उससे पानी लेने नहीं देना चाहते थे, और जो मंदिर वगैरह होते थे उनमें प्रवेश नहीं दिया जाता था उनको। ठीक है, तो उनके मन में उन पुराने धर्म ग्रंथों के लिए कोई सम्मान नहीं था, जिनमें हिंदुओं के एक ही वर्ग को अत्यंत माना जाता था। अपनी बात उन्होंने हर मंच पर कही थी। मतलब कि वो हर मंच पर जाकर कहते थे कि जिस प्रकार हिंदुओं को समाज में ऊंची जाति का समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार दलित वर्गों को हम इतना नीचा क्यों समझते हैं कि उन्हें सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं लेने देते, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते, हर जगह उनको कटु वचन ही क्यों सुनाते हैं। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी बातें हैं वो हर तरह के मंच पर जाकर कही। लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उन्होंने वहाँ पर भी अपने लोगों का ध्यान क्या किया था, अछूतों की समस्या की ओर खींचा था। उन्होंने वहाँ पर बताया था कि अछूतों को किन किन चीज़ों का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। वे जब वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बन गए तो इस हैसियत से भी वे इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके प्रयत्नों से सार्वजनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर देश का ध्यान इस समस्या की ओर फाइनली पहुंच गया था और स्थिति में स्थायी सुधार के लिए ठोस कदम भी उठाए गए थे। मतलब कि वो कब लगे थे अपनी कोशिश करने के लिए, वो हर मंच पर अपनी बात किया करते थे। फिर लास्ट में क्या हुआ, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने। उसके बाद में उन्होंने लोगों का ध्यान उसकी तरफ अछूतों की ओर खींचा। तो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लोगों ने क्या किया, इसमें कुछ सुधार के लिए अपने ठोस कदम बढ़ाए। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर भीमराव अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना स्थान बना चुके थे। मतलब कि भारत के स्वतंत्र होने तक उन्होंने क्या किया था, अपना देश में स्थान बना लिया था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में जो प्रथम राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में चुना गया था। मतलब कि पहले उन्हें नीची जाति का समझा जाता था, लोग उनके साथ कटु व्यवहार करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन उसके बाद में जब उनके इतने उच्च विचार वगैरह देखे और उनके इस तरीके के प्रयास देखे तो लोगों ने क्या किया, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद में 1947 में उन्हें कानून मंत्री के रूप में चुना गया।
उन्हें संविधान सभा की उप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और फिर जिससे संविधान का प्रारूप बनाने का काम भी सौंपा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों का यह प्रमाण है कि भारतीय संविधान के द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का क्या प्रमाण निकला, मतलब कि वो क्या उन्होंने बाद में क्या साबित किया कि भारतीय संविधान के द्वारा, मतलब कि भारतीय संविधान में इस चीज को डाला गया है कि देश में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाए, और उन्होंने वो भेदभाव को समाप्त कर ही दिया था। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान बुद्ध का मत अधिक आकर्षक करता था, क्योंकि उसमें जन्म आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब कि वो भगवान जो बुद्ध थे उनके बहुत बड़े उपासक थे। क्यों थे? क्योंकि वो जितने भी क्योंकि उसमें जन्म आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई भी स्थान नहीं था। मतलब भगवान बुद्ध के जितने भी मत थे उसमें क्या था? जातिगत भेदभाव नहीं था। इस वजह से वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ली थी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली थी? क्योंकि बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव को स्थान नहीं दिया जाता था। अक्टूबर 1951 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे और फिर वे मंत्रिमंडल से बाहर आकर समाज के पिछड़े वर्गों को संगठित करने के काम में जुट गए थे। क्यों जुट गए थे? क्योंकि उन्हें समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनको समाज में ऊंचा उठाना चाहते थे। उन्होंने प्रतिभावान व्यक्ति का जीवन का अंत है वो निकट आ चुका था और 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो चुका था। भारत सरकार ने इस महान राष्ट्र सेवी को भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि दी और उनको सम्मानित किया था। मतलब कि जाते जाते अंत तक उन्होंने जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको समाज में ऊंचा उठा ही दिया था, और जितने भी जो उनके साथ धर्म, भाषा और स्त्री व पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाता था वो सब खत्म कर दिया गया था, और समाज में जितनी भी जो अछूत वाली बीमारियां फैली हुई थी उन सबको जड़ से उखाड़ फेंका था और एक नए समाज का निर्माण कर दिया था। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। रीड चैप्टर 8 and do word meaning in notebook. Okay, thank you.